A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition. एंड आज की बात कुछ खास है। आज हम सिर्फ ब्रेड की नहीं यादों की बात करेंगे, जहां पर लेखक कहते हैं कि मेरे बड़े बूढ़े, मेरे एल्डर्स आज भी उन गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज को याद करते हैं, वहां के ब्रेड को, वहां के बेकरों को। आज के समय में गोवा को उनके फेमस बीचेस की वजह से जाना जाता है, बट एक समय था जहां पर गोवा को बेहद बेहतरीन बोलिनाज और मीठे स्वीट ब्रेड्स के वजह से जाना जाता था। पोर्तुगीज तो चले गए थे, लेकिन हमारे हमारी जो उनकी जो मतलब विरासत है वो आज भी वहां पर जिंदा है। वो बड़ी बड़ी पुरानी भट्टियां जिनमें ब्रेड बनता था आज भी गर्म है, और उनकी आग को उनके बेटे ने, यानी जो मतलब अगली पीढ़ी ने जिंदा रखा है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है उनके लिए, ये गोवा की रूह है। यानी आज हम सीखने वाले हैं बेकर फ्रॉम गोवा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया क्लास 10th एनसीईआरटी की एक खूबसूरत सी कहानी, जहां पर हमें गोवा के एक पुराने कल्चर के बारे में पता चलेगा। ब्रेड की कहानी कि जहां पर ब्रेड बेचा जाता था, ब्रेड की वजह से गोवा की शान थी, गोवा को जाना जाता था उस समय में। और सुबह सुबह की वो झंग झंग की आवाज, जहां पर बच्चे जो है ना वो बिल्कुल उस आवाज के पीछे दीवाने थे। सुबह की नींद सबको प्यारी होती है, उन बच्चों को भी, लेकिन उस ब्रेड के झंग झंग, जो ब्रेड वाला पैटर कहते थे उसे, तो वो जब आता था ना तो उसकी झंझंग की आवाज से वो बच्चे दिन भर इंतजार करते थे कि भाई कब ब्रेड वाला आएगा। वो इंतजार करते थे, इंतजार उस म्यूजिकल कॉल का। झंग झंग बेकर के आते ही बेकर आता था और उसके बाम्बू स्टाफ की घंटी बजती थी। वो स्टाफ, वो उसकी पहचान थी, और हम सब दौड़ते थे। लेखक कहते हैं दैट चाहे दांत हमने मुंह धोए हो या ना धोए हो, हमने ब्रश किया हो या नहीं किया हो, हम ऐसा कहते थे कि भाई शेर भी क्या कभी मुंह धोते हैं? बिना मुंह धोए, मतलब मुंह धोने की तो परवाह ही नहीं थी, हम सिर्फ भागते थे। कोई परवाह नहीं थी। सवाल ये नहीं था कि हमें वो ब्रेड चाहिए, सवाल ये था कि वो खास चीज चाहिए, वो ब्रेड बैंगल्स चाहिए, वो मीठे गोल गोल ब्रेड बैंगल्स। वो पैटर सुबह आता और शाम को चला जाता, हमारी जिंदगी में ना मिठास छोड़कर, कि बस उसके आने का इंतजार होता। और गोवा में ये जो मीठे ब्रेड होते हैं जिन्हें बोलिनास कहा जाता है, वो हर किसी ओकेजनल, हर किसी स्पेशल ओकेजन का पार्ट होता। बिना उसके तो मतलब समझिए गोवा में कोई ओकेजन जो है वो अधूरे रह जाते। गोवा में ब्रेड सिर्फ आटा नहीं है, ये प्यार है, ये इज्जत है, ये रिवाज है। चाहे शादी हो तो बोल जरूरी है, एंगेजमेंट हो तो घर की लेडी सैंडविचेस बनाती हैं बेकर की ब्रेड से, क्रिसमस हो तो केक और पोलिनास के बिना तो त्योहार बिल्कुल अधूरा सा है, सूना सा है। सोचो कि एक छोटी सी चीज हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। वो बोल, वो मीठे ब्रेड गोवा कल्चर का एक पार्ट था, डेली लाइफ का पार्ट था लोगों के। पैटर की शान वो दिखती थी कि भाई एक प्लम्पी शरीर लेकर एक इंसान जो है बड़ा ही हेल्दी टाइप लगता है, और वो जब निकलता है ना तो मतलब आज भी लोग वहां के कहते हैं देखो भाई पटेर को, उसकी पहचान उसका पहनावा था। पुराने जमाने में एक पीस की लंबी फ्रॉक हुआ करती थी और घुटनों तक, जिसको वो कहते थे कबई। और उन ब्रेड बेकर्स को हम क्या कहते थे? पैडर कहते थे। और उसकी सेहत, ओ हो क्या बात है! बेकिंग तो शानो शौकत वाला काम था उस समय मानो। उसका मोटा गोल मोल शरीर उसकी खुशहाली की निशानी थी। और आज भी अगर कोई उस जैक फ्रूट की शेप का अगर कोई दिखता है ना, प्लम्पी इंसान, मोटा तगड़ा, तो हम उसे कहते हैं भाई बेकर है, पैडर है ये। तो पैडर का काम सिर्फ उस समय ब्रेड बेचना नहीं था, उसका काम रिश्ता बनाना था, उसका रजिस्टर, हिसाब किताब, मतलब आज भी याद दिलाता है कि वो घर, हर गांव, हर घर का मेंबर था। पैडर गांव की विरासत का सबसे मीठा चैप्टर है। तो आई होप ये मतलब ये जो कल्चर हमें जानने को मिला, ये आपको बहुत अच्छा लगा हो गोवा के बारे में। और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गोवा के बारे में आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो परसेप्शन है, परसेप्शन है, वो बेहद अच्छे तरीके से चेंज हुआ और आप इसके बारे में और जानना जरूर चाहोगे। बस लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर में आपका इतना ही है। नाउ समझते हैं कि कूर्ग क्या है। कूर्ग जो है ना वो मतलब बेसिकली कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है।
कूर्ग और मतलब बेहतरीन खूबसूरत सा मौसम है, मानो कि हेवन का स्वर्ग का टुकड़ा जो है ना वो हमारे धरती पर है। कहा जाता है कि गॉड्स किंगडम से ड्रिफ्ट होकर आया है, कि यानी भगवान के साम्राज्य से ना मतलब टूटा हुआ एक सितारा कह लो या टूटा हुआ जमीन का हिस्सा कह लो। ये मैंगलोर और मैसूर के बीच स्थित है, लोकेटेड है। यहाँ पर जो बेस्ट टाइम है ना विजिट करने का यात्रियों के लिए, वो सितंबर से मार्च तक का समय है। सबसे अच्छा होता है जब मौसम परफेक्ट होता है और हवा में कॉफी की महक भरी रहती है। ताकि कूर्ग जो है ना वो एक्चुअल में अपनी कॉफी के लिए जाना जाता है। मॉनसून यहाँ पर अगर आप मतलब यहाँ बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है, क्योंकि यहाँ पर ना रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। टूरिस्ट मॉनसून में आना अवॉइड करते हैं, और यहाँ पर अगर आपको कोई टूरिस्ट मॉनसून में जाता है ना तो बस दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी। यहाँ कॉफी इस्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज बहुत ज्यादा मिलेंगे। कूर्ग की लगभग लगभग 30% एरिया जो है ना वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, हमेशा बारिश होती रहती है वहां पर। ओके, और यहाँ के लोग और रिवाज जो है ना वो आप पूछिए कि मतलब क्या जबरदस्त लोग होते हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी करना जानते हैं। आप हमेशा कभी भी आप जाएं तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी में मतलब भरोसा रखते हैं। कूर्ग के लोग जिनको कोडवूज कहते हैं फियर्सली इंडिपेंडेंट और बहादुर होते हैं। आपको एक मिस्ट्री या आपको एक राज की बात बताता हूं कि कोडवूज को जो कूर्ग के लोग होते हैं वो हथियार यानी बंदूक रख सकते हैं, वो भी बिना लाइसेंस के। माना जाता है कि ये अलेक्जेंडर आर्मी का एक हिस्सा है। जब वो वापस नहीं जा पाए यहाँ से तो वो लोग यहीं सेटल हो गए और यहाँ के लोकल लोगों से मतलब लड़कियों से शादी कर ली, और फिर इनके मैरिटल मार्शल ट्रेडिशंस और मैरिज रिचुअल्स इस बात को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो और इनको ट्रेडिशनल ड्रेस जो यहाँ के पहनते हैं उसको कोपिया कहा जाता है, और वो अरब और कुर्द लोगों को पहनना कुर्द लोगों के पहने जाने वाला जो कोफिया से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए उसे कुपिया कहते हैं। कोडवूज जो होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। वो अपनी ब्रेवरी के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। ब्रेवरी की कहानियां सुनने में प्राउड हम फील करते हैं, वो भी उनके बच्चों को सुनाया जाता है। इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। आपका सबसे पहला जो इंडियन आर्मी का रेजिमेंट है वो कूर्ग रेजिमेंट है। ये माना जाता है कि सिर्फ कोडवूज को ही आम जनता में बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की इजाजत है, जो इनकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। इंडियन आर्मी के पहले चीफ जो थे जनरल जनरल के एम करियप्पा, वो भी कूर्गी थे। अब यहाँ जंगल पेड़ पहाड़ एडवेंचर सारी चीजें हैं। कावेरी नदी जो है ना ये नदी कूर्ग की ब्रह्मगिरी हिल से निकल कर आती है, और नदी में महासीर आपको जो एक फ्रेश वाटर फिश है वो आपको दिखेगा, बहुत मिलता जुलता है। और किंगफिशर मछली जो पकड़ते हैं, और लंगूर स्क्वेरल्स गिलहरियां, ये सब तो मतलब ऐसे हैं कि आधे खाए हुए फल पानी में फेंकते हैं। एलिफेंट्स देखते हैं नहाते हुए, उनके महोत्सव उनको नहलाते हैं। और यहाँ पे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना वो भी बेहतरीन है। यहाँ आने वाले लोग रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग जो है ना वो भी बेहद जबरदस्त है, क्योंकि ट्रैक का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, जो मौसम है, जो एनवायरनमेंट है, वो आपको मतलब एक ऐसा इमेंस फील देगा ना कि वो कोई और कहीं और फील वो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कि जो ब्रह्मगिरी हिल्स है इसके टॉप से पूरे कूर्ग का पेनोरामिक व्यू मिलता है, जबरदस्त। एक मतलब 64 एकड़ का आइलैंड निसर्गात्मा, जहां रोप ब्रिज से पहुंचा जा सकता है और पहुंचते हैं लोगों का ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कूर्ग के पास ही एक तिब्बतन सेटलमेंट भी है जिसमें बायला कुपी कहते हैं इसे। एंड यहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स जो है ना वो अपने रेड ओकर और येलो रोब्स में दिखते हैं, अपने पूरे के पूरे वेशभूषा में देखते हैं, मेडिटेट करते हैं, और ये अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, अलग ही एक शांति एक सीरेनिटी नजर आती है। कूर्ग ना सिर्फ इंडिया का एक खूबसूरत हिस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की ब्रेवरी, संस्कृति यानी कल्चर और उनकी हिस्ट्री इज ट्रूली हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, मतलब इसको हम कह सकते हैं। तो आई होप ये कूर्ग के बारे में ये जो छोटे मोटे फैक्ट्स थे जो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिले आपको बेहतरीन लगा हो।
टी फ्रॉम असम कि सबसे पहले जो है कि प्रांजल जो है ना, प्रांजल दो कैरेक्टर हैं, प्रांजल और राजवीर। प्रांजल असम का रहने वाला है और राजवीर उसका क्लासमेट है जो दिल्ली से आए हैं, और राजवीर गर्मियों की छुट्टी प्रांजल के घर यानी असम में बिताने जा रहा है। ट्रेन के सफर के दौरान राजवीर बाहर के खूबसूरत नजारों से बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाता है। उसे खिड़की से बाहर हर तरफ सिर्फ हरियाली दिखती है, सिर्फ और सिर्फ हरियाली। इतनी हरियाली तो उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। पहले धान के खेत दिखते हैं यानी पैडी फील्ड्स, और फिर टी के बुशेस, एक मतलब उसका समंदर दिखता है पूरा चारों तरफ फैला हुआ नजर आता है। राजवीर इस मैग्निफिसेंट व्यू को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जबकि प्रांजल जो कि असम का ही है वो इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होता, क्योंकि वो ये नजारे रोज देखता है या रोज देख चुका होता है। तभी राजवीर एक ट्रू एक्सप्लोरर की तरह ना प्रांजल को बताता है कि दुनिया में हर रोज लगभग लगभग 80 करोड़ कप से ज्यादा चाय पी जाती है। क्या आपको पता थी ये बात? वो चाय के बारे में दो फेमस लेजेंड्स भी बताता है, सुनाता है कि भाई चाय की कहानी क्या है। तो पहला लेजेंड बताता है कि एक चाइनीज एम्परर था जिसे हमेशा पानी उबाल कर पीना पसंद था। एक दिन उसके पानी में उबलते समय, उसका पानी जब उबल रहा था ना, तो उबलते समय चाय की कुछ लीव्स उसमें गिर जाती है, और जब वो उसे पीता है तो उसका टेस्ट जो है ना लाजवाब लगता है, और वो पत्ते चाय के पत्ते होते हैं, और तभी से ये चाय जो है वो फेमस हो जाता है। और इसका इंडियन लेजेंड जो है यानी भारत में कुछ ऐसा इसकी कहानी है कि बोधि धर्मा एक बुद्धिस्ट मंक थे। उनके उन्होंने जब मेडिटेट कर रहे थे ना, तो मेडिटेट करने के दौरान उन्हें नींद आ जाती थी, तो नींद से बचने के लिए अपनी पलकें आईलिड्स काट दी थी उन्होंने। जबकि जब काट दिया था तो उनकी पलकें जब जमीन पर गिरी तो वहां पर क्या निकला है, चाय के पौधे उगाए। जब इन पौधों के पत्तों को गर्म पानी में डालकर पिया गया तो वो और भी ज्यादा मतलब नींद को भगा देते थे। यानी दो लेजेंड्स जो थे वो ज्यादा फेमस थे। अब राजवीर के अनुसार चाय सबसे पहले जो है ना वो चाइना में पी गई थी, और उसके बाद यूरोप में लगभग लगभग 16वीं शताब्दी में आई, जहां इसे दवाई के रूप में सबसे पहले पिया जाता था। चाय को एक मेडिसिनल फॉर्म में लिया जाता था, पहले ऐसे ही बेवरेज के फॉर्म में नहीं लिया जाता था। अब जो है वो मंजारी टी स्टेट्स अब आ गए हैं। टी प्लकर्स यानी जो मतलब चाय के जो लीव्स हैं, टी के लीव्स हैं, वो तोड़ने वाले ट्रेन मारियानी जंक्शन पर रुकती है। राजवीर और प्रांजल वहां से बारी गांव की तरफ जाते हैं, जो प्रांजल के फादर का टी गार्डन है। रोड पर दोनों हल्के फुल्के हाल चाल मतलब हलचल मतलब देखते हैं, जैसे कि एक ट्रैक्टर टी लीव से भरी ट्रॉली खींच रहा था और उस पर भरा हुआ पूरा का पूरा लदा हुआ था। राजवीर वहां टी प्लकर्स को देखता है। ये वुमन होती हैं जिन्होंने एप्रन पहना होता है, और उनकी पीठ पर बड़ी बड़ी बाम्बू की टोकरियां होती हैं जिसमें वो नई तोड़ी हुई पत्तियां जो है वो जमा करती है। राजवीर के फादर से पूछता है, राजवीर प्रांजल के फादर से पूछते हैं कि क्या ये सेकंड फ्लश है, यानी क्या ये दूसरी बार छटाई चल रही है? ये सेकंड फ्लश का समय है, तो मई से जुलाई तक चलता है और बेस्ट ही देता है। प्रांजल के फादर कहते हैं, शाबाश बेटा, लगता है तुम ना मतलब तुम्हारी नॉलेज से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूँ। तो राजवीर जो एक एक्साइटेड विजिटर था, असम आकर चाय के इतिहास और वहां की हरियाली को अपनी आंखों से देखता है, जिसे उसकी यात्रा मतलब ज्ञानवर्धक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती है और एक्साइटमेंट से भरी हुई लगती है। तो आप बताइए, टी फ्रॉम असम से आपने क्या मतलब ग्रैब किया, और आपने क्या सीखा, और इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें जो आप हमें शेयर करना चाहें वो मुझे कमेंट्स में ओपनली करें। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा क्लियर हो गया है। आई होप ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको बेहद पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।